IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तारीख 23 मार्च 1931, जगह पंजाब का हुसैनी वाला। वक्त से पहले फांसी देने के बाद सतलुज के जिस किनारे पर हिंदुस्तान के 3 सपूतों की चिताओं को फूंकने की कोशिश की गई थी, वहां आज मेला लगा है। शहीद आजम भगत सिंह और उनके 2 दोस्त सुखदेव और राजगुरु की दोस्ती, राष्ट्रभक्ति और वतन पर जान देने की दास्तान इतिहास में भले ही दर्ज हो, वर्तमान में भी उतना ही दिल को छूता, लहू में उबाल भरता और आंखों को नम करता है। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए हैं। पांव के बल मत चलो, अपमान होगा, सिर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। जिस धरती पर पैर रखने में महान लोगों को अपमानित करने का एहसास हो, यह वही धरती है, पंजाब के हुसैनी वाला की धरती। इस धरती पर आखिरी सांस लेने वालों को यूं तो पूरा देश याद कर रहा है। पूरे देश में शहीद आजम और उनके दोस्तों की अमरता के गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन शहादत की जमीन की तो खुशबू ही कुछ और है। तीन हिंदुस्तानी, 2 शहीद और एक शहीद आजम। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि किसी की चिता 2 बार सजी हो। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि किसी का 2 बार अंतिम संस्कार किया गया हो। लेकिन 23 मार्च की अंधेरी रात को जब गांव वालों ने देश के 3 सपूतों की चिताओं से अंग्रेजों की लगाई आग की लपटों को देखा, तो उन चिताओं को बुझाकर अस्थियों के खजाने को अपने घर ले आए। फिर 24 मार्च की शाम लाहौर में हजारों लोगों ने मिलकर देश के बेटे की शहीद यात्रा निकाली और हिंदुस्तान के दिलों पर राज करने वाले सपूतों को कहा अलविदा। इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ की धरती को कर रहे हैं नमन। शहीदों को नमो नमन। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। आज शहीद दिवस है। देश के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन है। जिस जगह पर इन 3 शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया था, आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। शहीदों की मजार पर मेले की कहावत मानो चरितार्थ हो गई। यहां आने के बाद प्रधानमंत्री ने तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आज का मुद्दा में आज हम शहादत दिवस पर ही बात करेंगे तमाम खास मेहमानों से। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, परिचय मैं आप करा देती हूं। बाहर भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भगत सिंह के भतीजे और वीर चक्र विजेता रिटायर्ड मेजर जनरल शरोन सिंह मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शिरगिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, अहमदाबाद से हमारे साथ बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास जुड़ेंगे और साथ ही मुंबई से गायक और गीतकार पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसैनी वाला से। विक्रांत, चर्चा हम यहाँ पर आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, ये बात तो होती है, ठीक है। याद करते हैं वो लोग जो कि उनके गांव के होते हैं, आसपास के लोग हैं, या फिर जो उनके परिवार रिश्तेदार हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा कि शहीदों के जो रिश्तेदार हैं वो मायूस दिख रहे थे। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही, याद करने की बात कही, लेकिन वहां पर आप मौजूद हैं। जरा ये बताइए, जब आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या वो संतुष्ट हैं? उनको लगता है कि ये शहादत जो हुई है, हमने उसका कर्ज कहीं ना कहीं देश ने चुकाया है? देखिए, बिल्कुल नवजोत, इस बात को लेके कहीं कोई शक शुबह नहीं है कि जो कहा जाता है कि लगेंगे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मेले जरूर लगते हैं। इस बार मेले के में खास बात यह हो गई कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच गए, लोगों के बीच में उन्होंने अपना भाषण भी दिया। लेकिन अगर हम एक तरह से बात करें कि उनका जो भाषण था वो आज पॉलिटिकल भाषण था, और कुछ लोगों का यह कहना है कि आज के दिन यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा बात होती तो ज्यादा ठीक रहता। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पर उठते रहेंगे, आगे भी उठते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से एक संदेश जरूर देने की कोशिश की है कि शहीदों को लेकर के उनकी सरकार से संवेदनशील है, और वो खुद यहाँ पर इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 साल बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर कोई आए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल विक्रांत, बहुत शुक्रिया, क्योंकि उम्मीदें अब लगी हैं कि शायद 23 मार्च को भी लोग उसी तरीके से याद करेंगे जैसे कि 2 अक्टूबर को याद किया जाता है। हालांकि इसको लेकर सियासत भी अभी तक बहुत ज्यादा होती है। चलिए, हम सियासत पर आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज शहीदों को हम याद कर रहे हैं। हालांकि तमाम सियासी मेहमान, पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत हम करना चाहेंगे। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी मौजूद हैं। ये भारतीय नाटक अभिनेता भी हैं, संगीत निर्देशक भी हैं, गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं। बहुत सारी तारीफ मैंने पीयूष जी आपकी कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि आज आपकी आवाज में एक श्रद्धांजलि शहीदों के लिए बनती है। शुरुआत अगर हम कहें आप ही से करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? अरे, आप मुझे फंसा रही हैं। मतलब ये आपके मतलब ये दिन भी होना था कि आज मुझे पहले दिन आप मुझसे बोल रहे गाना गाओ, साफ सी बात है। नहीं, हम याद करने की बात कर रहे हैं, आप उनको याद कीजिए। अगर याद कर लिया मैंने, जैसे मैंने कर लिया वैसे ये लोग कर रहे हैं। सब लोग साल में 2 दिन याद करने का बड़ा सफल अवसर मिलता है सब लोगों को। याद कीजिए, आराम से गीत गाइए, उसके बाद में सो जाइए घर जाके। कल से वही कीजिए जो वो लोग नहीं करने को बोल गए थे, है ना। कीजिए 84 राइट्स, कीजिए 93 राइट्स, कीजिए गोधरा, कीजिए सब कुछ वही कीजिए जो कि वो करने के खिलाफ थे। उसके बाद आप बोलिए पीयूष मिश्रा गाना गाइए। मैं गा देता हूँ, बोलिए, गाऊं मैं? पीयूष जी, जो तलखी आपकी जबान पर है वो आज बहुत लोगों पर, मेरे सहयोगी विक्रांत भी यही बता रहे थे और सुबह से हमारे पास रिएक्शंस भी यही आ रहे हैं। देश आजाद हुआ, जब देश आजाद नहीं था तो हम सब हिंदुस्तानी थे, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो कोई भाजपा ही बन गया, कोई कांग्रेसी बन गया। चलिए, अरे वो आदमी देश की आजादी के बारे में लिख कर मरा था कि ये अगर इस तरह से देश की आजादी जरूरी है, मगर अगर हमें गलत तरीके से आजादी मिल गई तो तबाह हो जाएंगे हम लोग। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ा। आजादी हमें किसने दिलवाई? कांग्रेस ने। ठीक है, मानते कांग्रेस दिलवाई। कब दिलवाई? आप सोचिए, जिस वक्त 1947 के वक्त में बहुत सारे देशों को आजादी मिली थी, बहुत सारे देश लिबरल हुए थे। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इजराइल हो गया, स्पेन हो गया, 50 लोग। उनका प्रोग्रेशन देखिए, हमारा प्रोग्रेशन देखिए। वी आर द मोस्ट करप्ट कंट्रीज आर्ग्यूड इन द वर्ल्ड, और उनका प्रोग्रेशन देखिए कहां है वो आज की तारीख में। नेशनलिटी, उनकी नेशनलिटी बोलती है कि हाँ मैं इजरायली हूं, इजराइल के बारे में बातें की जाती हैं। वो इजरायली अपने आप को बोलता है कि मैं इजरायली, मैं हिंदुस्तानी हूं, बोलता हूं अपने आप को हिंदुस्तानी हूं। क्या मुझे बोलने का हक है? क्या हक है मुझे बोलने का? मेरे देश में कालाबाजारी चलती है, घूसखोरी चलती है, रेप होते हैं, और मैं बोलूं कि मैं सारे ध्यान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शेम ऑन अस। चलिए, जयवीर शेरगिल हमारे साथ मौजूद है। बहुत सही बात इन्होंने कही है, देश आजाद है लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं। हिंदुस्तानी, भारतीय आज भी गुलाम है। क्यों आजादी नहीं मिल पाई है हमको? जो सपने देखे गए थे वो सपने कहीं भी पूरे नहीं हुए। नवजोत जी, 2-3 स्पष्ट बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले, आज बहुत अहम दिन है, और आपने बहुत सही बात कही है कि आज इतने वर्ष हो गए कि एक अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या आज हम एक समाज के तौर पे क्या उन सब शहीदों की कुर्बानियों का सही मूल्य चुका रहे हैं? क्या उनकी हम आशाओं पे खरे उतर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा हिंदुस्तान बहुत बुरा है। 60 साल में जब से आज़ादी हुई, हिंदुस्तान ने बहुत प्रोग्रेस, उन्नति और कई नई ऊंचाइयां छुई हैं, पर कहाँ कई समाज के ऐसे पहलू हैं जिसको आज देखा जाए तो हमारा शर्म से सर झुक जाता है।
इस अवसर पे 1928 में भगत सिंह जी ने एक जर्नल निकलता था, पीरियोडिक, उसका नाम था कीर्ति। 1928 में 2 आर्टिकल लिखे थे। उस समय भी उनको कहा जाता था अछूत का सवाल, और दूसरे को का लिखा था उन्होंने सांप्रदायिक दंगों का क्या इलाज, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो उन्होंने उसमें ये अहमद, आज भी क्या हमें पूछना पड़ेगा, क्या हम इन 2 बातों से जूझ पाए हैं? आज भी कहीं ना कहीं दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी ये जो कन्याएं जब जन्म लेती हैं, हम उस पे कई सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिम्मेदार है इसके लिए? जाहिर करता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी नहीं, अब मैं उस पर आ रहा हूं। मैं सोचता हूं, जैसे देखिए लड़ाई में एक संदेश था, सबको एकजुट होके लड़ना चाहिए, एकजुट होके समस्या से इसका सामना करना चाहिए, और केवल ये कहना कि पॉलिटिशियन बुरे हैं, समाज में एनजीओ बुरे हैं, उसका बुरा हो गया, एक दूसरे पे उंगली उठा के इन बातों का समाधान नहीं होगा। यही भगत सिंह जी की लड़ाई में एक संदेश था कि एकजुट होंगे। और एक बार खत्म करना चाहूंगा, तीसरा, नहीं, अभी तक हाँ मैं भी मानता हूं, अगर एज ए युवा होने के नाते अगर मैं कहूं कि हम पूरा अपना 100% दे रहे हैं कि देश को अच्छा बनाने, सिर्फ देश को बुरा कहने से नहीं होगा। सब जानते हैं बीमारी क्या है, पर उसका इलाज कैसे करना है वो हमें ढूंढना चाहिए, और एक दूसरे से बिना लड़े। तीसरा, आज मोदी जी गए, पंजाब गए, बहुत अच्छी बात है। भगत सिंह जी ने पंजाब में जन्म लिया था। अब आपको पंजाब का उदाहरण दे दूं, 70% से ज्यादा, 72 पॉइंट कुछ % आज का युवा वहां नशे का शिकार है। पूरी एक नस्ल पहले आतंकवाद पे शहीद खत्म हो गई, उनका शिकार हो गई, आज नशों का शिकार हो रही है। तो हम सही मायने में अगर भगत सिंह जी को याद करना चाहते हैं, उनकी जन्म स्थान पंजाब से ही शुरू करना चाहते हैं, पहले हमें पंजाब को ही नशों से मुक्त कराना चाहिए। जो एक फीमेल फीटिसाइड कहा जाता है पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में, मैं खुद पंजाब से हूं, यहां सबसे ज्यादा है। पर आज कहीं राजनेताओं की लड़ाई में कि तुम बुरे मैं बुरा, समाज सारा ब्लेम राजनेताओं पे डाल देता है, नहीं सब कुछ आपको करना था, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये कश्मकश कहीं खत्म होनी चाहिए। हम सबको जिम्मेवारी एक बराबर लेनी चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए, और इन सब बुराइयों को खत्म करना चाहिए जो भगत सिंह जी चाहते थे। जी, अब मैं वापस आऊंगी। सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने भी ये तय किया है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बच्चों को डिटेल्ड उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और आज वही दिन भी मना रहे। लेकिन सोमनाथ भारती, 23 मार्च कभी नहीं सुना जिस तरीके से आज हर कोई मना रहा, खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। आज तक तो हुआ यही, अभी तक यही हुआ करता था कि सूबे का कोई छोटा मोटा नेता चला जाता था, फूल माला पहनाते थे और उसके बाद वापस आ जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री क्योंकि वहां पर गए तो सबकी नजर उधर जा रही है। क्यों अभी तक सभी लोग पीछे थे? देखिए, पहली बात तो मैं आज ये बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जो उत्सव का माहौल वहाँ पे बनाया और 23 मार्च की दिन को याद किया और सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु साहब की शहादत को सलाम करते हुए उनके वानियों को याद किया, और ये प्रण लिया कि जो सपने अधूरे रह गए शहीद भगत सिंह के, उसको पूरा करके दिखाएगी। आज के तारीख में जो कोई भी भगत सिंह की सोचता है और जो उनको प्यार करता है, उनका खून खौलता है कि देश आज भी गुलाम है। 67 साल हो गए देश की आज़ादी को, लेकिन जब शहीद भगत सिंह जी ने अपनी माँ को फांसी के पहली रात को एक पत्र लिखा था और कहा था कि माँ, मुझे नहीं लगता कि देश आज़ाद होगा, देश गोरे साहबों के हाथ से निकल के भूरे साहबों के हाथ में चला जाएगा और दास्ता जारी रहेगी। ये हम सबको दिखा। मैं वकील हूँ, मुझे ये भी ज्ञात है कि जो व्यवस्था अंग्रेजों की थी वो व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी पुलिस अकाउंटेबल है सिर्फ अपने बॉसेज को। पुलिस की एलिजियंस, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं है। आज भी पुलिस एक टेरर का प्रतीक है। आज भी पूरे की पूरी व्यवस्था में बिल्कुल सही आपने कहा, ये हम सब जानते हैं, हमारा देश क्यों गुलाम है ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासतदान जो आज इसको लेकर सियासत हालांकि इसमें नहीं लानी चाहिए लेकिन हो रही है, क्या कभी आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या कभी उन शहीदों के परिवारों तक पहुंचे? क्या आपको ये पता है उनकी समाधि कहाँ है, उनके परिवार वाले किस तरीके से रह रहे हैं? क्या उनके परिवार वालों को कोई जरूरत है या नहीं जरूरत? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा है। इसके साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि जिन उसूलों के लिए, जिन कारणों से शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव साहब ने फांसी चूम लिया 23 साल की उम्र में,
23 साल की उम्र में आज का नौजवान क्या करता है हिंदुस्तान में? आपने क्या दिया है आज के नौजवान को? आप ये देखें, आज का नौजवान पुरानी रीतियों को, पीढ़ी जितने भी रीति रिवाजों को गिरा चुका, लेकिन नए दिशा के तलाश में है। आज का नौजवान, जब उसको मौका मिला, निर्भया कांड में आपने देखा किस तरह से आज का नौजवान खड़ा हो गया। हिंदुस्तान का लेकिन ऐसे कांड होने ही नहीं चाहिए। शेरगिल साहब यही तो बात कह रहे थे कि जिस पंजाब की धरती से प्रधानमंत्री शुरुआत की बात कर रहे हैं, उस पंजाब का आधे से ज्यादा युवा तो नशे में डूबा हुआ है। मैं आऊंगी आपके पास सोमनाथ भारती। जयनारायण जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है? बिल्कुल, मैं वापस आती हूँ सोमनाथ भारती आपके पास करने के लिए नौजवानों को जो दुरुपयोग किया है। मैं वापस आती हूँ सोमनाथ भारती आपके पास। जयनारायण व्यास जी, आपसे मेरा एक सवाल है, सीधा सा सवाल है। आज प्रधानमंत्री वहां पर गए, लेकिन बीजेपी के कितने नेता हैं, आप सेंट्रल लीडरशिप छोड़ दीजिए, पंजाब में बीजेपी के कितने नेता हैं जो भगत सिंह के, सुखदेव के या किसी के घर जाकर कभी उन्होंने पूछा उनके परिवार से कि आप कैसे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, या फिर उनकी समाधि पर कभी गए हों? 23 मार्च का दिन छोड़ दीजिए। देखिए, पहली तो मैं ये बात कहूंगा कि सराहना तो इस चीज की होनी चाहिए कि आज तक इस पूरी जो शहादत का दिन है उस पर कहीं फोकस नहीं था। प्रधानमंत्री जी पहली बार जाने से इस मुद्दा अभी चर्चा में आया, तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि कुछ चलो एक पॉजिटिविटी इसमें आई है। आगे चल के ये जो आप बात कह रही है वो भी अहमियत रखती है, और मैं मानता हूं कि इसमें भी आगे चल के जब अगली बार आएगी, अब अगली साल चर्चा करते होंगे, तब ये भी मुद्दे मैं मानता हूं कि लोग वहां भी जाएंगे। मगर आज तक तो 2 अक्टूबर या तो नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए जो दिन थे उनको छोड़कर हम कहीं किसी को जानते ही नहीं थे। तो प्रधानमंत्री जी के आज ये शहादत के दिन पे जाने से कम ये बात तो उजागर हुई है कि भगत सिंह जी और राजगुरु साहब और इनके साथी इसीलिए जयनारायण जी हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं, वो शहादत की बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शौन सिंह भी हैं, जो भगत सिंह के नेफ्यू हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसा लगता है जब सिर्फ फूल माला तक ही वो रस्म अदायगी तक चीजें रह जाती हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि जो भी आज के नेता या पॉलिटिकल लोग हैं जिनसे आपने अब तक बात करी है, वो अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को याद करने के लिए आए हैं। इसलिए मुझे पहले मुझे आपको ये बताना है कि शहीद भगत सिंह के साथ उस दिन 2 और लोग जो थे शहीद हुए थे। बिल्कुल। सुखदेव गैर शादीशुदा थे, उनकी माताजी का नाम राली देवी था। शहीद राजगुरु सन ऑफ पार्वती बाई, और उनकी एक बहन भी थी। जो ये परिवार थे, ये जो लोग थे, ये अकेले ही रेवोल्यूशनरी नहीं थे, अकेले ही इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं करी। मैं आपको उनके फांसी से चंद घंटे पहले की कुछ बात बताना चाहता हूं, जो कि राजगुरु के परिवार से ताल्लुक़ रखती है, जो कि मैं समझता हूं कि मुझे ज़रूर बतानी चाहिए। अगर मैं भगत सिंह का रिश्तेदार हूं तो मैं राजगुरु का भी रिश्तेदार हूं। राजगुरु जी की माताजी और उनकी बहन पूना के रहने वाले थे, पूना के पास घोरपड़ी के रहने वाले थे जी। उनके पास किराया खर्च करके लाहौर आने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा और पैसे लेके टिकट खरीद के दोनों माँ और बेटी अपने भाई से और बेटे से मिलने के लिए लाहौर में आई। लाहौर में आने के बाद उनको ये पता चला कि अंग्रेजों ने भगत सिंह के दादा और दादी, जिनका नाम सरदार अर्जुन सिंह और जय कौर था, संक्षेप में चले हम लोग, क्योंकि बाकी उनको नहीं मिलने दिया, उनसे नहीं मिलने दिया। तो इन लोगों ने भी कहा कि अगर वो लोग नहीं मिल सकते हैं तो हम भी नहीं मिलेंगे। तो आप उन लोगों की कुर्बानी देखिए, उसके बाद आप राजगुरु को देखिए। बिल्कुल इस तरह का जज्बा उसके अंदर था। आज के दिन अगर हम अपनी आज की जो समस्याएं हैं उनको छोड़कर इस बात के ऊपर जोर दें कि उन लोगों को समझने के लिए क्या करना जरूरी है, उस सोच को समझने के लिए। भगत सिंह ने क्या करा ये जरूरी नहीं है, भगत सिंह ने क्यों करा और उसकी खुद की सोच क्या थी ये ज्यादा जरूरी है। सोच को जनता तक, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। पीयूष जी भी हमारे साथ है, मैं वापस आऊंगी सर आपके पास। पीयूष जी भी हमारे साथ है। पीयूष जी, जिस चीज से, जिस बात को लेकर आपने शुरुआत की थी, हम उसी पर चल रहे हैं कि सोच को समझना जरूरी है, और जब तक उस सोच को नहीं समझेंगे शायद हिंदुस्तान नहीं बदलेगा और वो सोच इंप्लीमेंट कहीं नहीं होगी। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यही है सवाल क्या है आपका?
सवाल मेरा यही है कि उस सोच को समझना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं उसको सियासत में उलझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान अगर उसको सियासत में उलझाते तो सोच को समझना तो देवी जी 80 साल से सोच को समझना जरूरी है। अभी समझा किसी ने मुझे तक? ये देखिए डिबेट नहीं होगी, ऐसी डिबेट होगी, अगले साल फिर आएगा उनका मरण दिवस, फिर आएगा, उसको हम मिलजुल के बात करके रह जाएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उससे, है ना। भगत सिंह के रिश्तेदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं नहीं समझता उनके परिवार जो है आपके इतने गए गुजरे हैं, देश विल बी प्राउड कि हमारा भगत सिंह हमारा बच्चा था, हमारे परिवार का बंदा था, और ये उनको मुआवजे की जरूरत नहीं है यार। बड़े बड़े गर्व से सर उठा के बोलने वाले हैं वो लोग कि हम भगत सिंह के परिवार के हैं। मैं भी भगत सिंह के परिवार का हूं, मैं बहुत दूर रहकर भगत सिंह का रिश्तेदार हूं। मैंने भगत सिंह जैसी जिंदगी आंशिक तौर पर बिताई है। मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। मैं वरना आज स्टार होता, फिल्म स्टार होता, मैं नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुछ करना था। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा अपने बारे में, लेकिन एक छोटा सा अंश जो है भगत सिंह का, वो हमने भी सीखा है, वो हमने बनने की कोशिश की है। इतना होता रहे बस, और क्या किस चीज की जरूरत है। बाकी पॉलिटिशियंस, मोदी साहब गए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक प्रधानमंत्री तो गया वहां पर, वरना वहां पर हुसैनी वाला पर मतलब कौवे उड़ते थे, मतलब शर्म आती थी कि वहां पर कोई बंदा जा नहीं रहा। इतना बड़ा आदमी देश का, और वो चौथे बंदे को भूल रहे हैं, बटुके शौकत, चौथे बंदे की समाधि वहां पर है, उसी के साथ भगत सिंह ने बम डाला था। मतलब इतने सारे लोग मर के अपने आप को खत्म करके चले गए, इसके बावजूद और किसी का ध्यान ही नहीं इनकी तरफ। तो इनके परिवारों को मुआवजा वगैरह, मतलब ये तो शर्म मेरे को थोड़ा सा बेचारी की लगती है। वो देश विल बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भगत सिंह उनके, और भगत सिंह की जैसी जिंदगी बिताना, असली बात ये है, भगत सिंह जैसे की जिंदगी बिताना ये इंपॉर्टेंट है। उस जैसा बनने की कोशिश करें। बोलते आए हैं करें, अब कौन बनता है, ठीक है, अब जो है सो है, गोली मारिए, चलता रहेगा। चलिए, तमाम खास लोग हमारे साथ हैं, जुड़े रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, तुरंत लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फौजी बूटों की आवाज में छुपी मौत की चीखें, कदमताल में छुपी शैतानी अट्ठास। तारीख 13 अप्रैल 1919, जगह अमृतसर का जालियांवाला बाग। हर कदम बर्बरता की तरफ बढ़ते हुए, हर कदम दमन के रास्ते पर चलते हुए, फिर सामने आया एक जालिम चेहरा, जनरल डायर का चेहरा। जनसभा को निशाना बनाने के लिए चंद आदेश, और फिर निहत्थी भीड़ पर गरजती बंदूक। भारत के इतिहास की धारा को बदलने वाली दर्दनाक हकीकत। जालियांवाला बाग में मौजूद करीब 15,000 की निहत्थी भीड़ पर बैसाखी के दिन चली 1,650 राउंड गोलियां। एकमात्र रास्ते पर फिरंगी सेना
और दूसरी तरफ चार दीवारी से घिरी मौत। गोलियों से बचने के लिए जिन्होंने मैदान के भीतर कुएं में छलांग लगाई, उनमें से 120 को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1000 से ज्यादा लोगों के लहू से यहाँ की जमीन ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाने का जज्बा भर दिया। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इसलिए इस जमीन को प्रणाम, इस बाग को सलाम और यहाँ की शहादत को नमन। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जालियांवाला बाग पहुंचकर कहा, शहादत को नमन। इसकी दरो दीवार पर मौजूद निशानियां आज भी देती हैं बर्बरता की गवाही। इन निशानियों को देखकर ब्रिटिश पीएम को कहना पड़ा, हाँ, इस नरसंहार की वजह से मैं हूं शर्मिंदा। चोला रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जी हाँ, इन शहीदों का कर्ज है देश पर, लेकिन क्या देश ने वो कर्ज चुकाया? ब्रेक पर जाने से पहले इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और सभी ने एक सुर में मिलकर कहा कि नहीं, हम अभी तक वो कर्ज नहीं चुका पाए, क्योंकि जिस सोच को लेकर उन्होंने एक आज़ाद भारत का सपना देखा था, शायद वो सोच आज किसी भी हिंदुस्तानी में नहीं है। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, हम अभी भी जकड़े हुए हैं बहुत सारी कुरीतियों में। लेकिन किस तरीके से आज़ाद होगा हिंदुस्तान? तमाम खास मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि उस सोच को डेवलप करना, उस सोच को जनता के बीच लाना बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से लाया जा सकता है? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि हिंदुस्तान का नौजवान भगत सिंह और उनके साथी और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जान दी है, उनको जानना चाहते हैं और उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन क्या उनके बुत के ऊपर फूल माला पहनाने से या उनकी जय बोलने से हम वो श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं? शायद नहीं। ये जो कि उनको आगे भगत सिंह पैदा करेगी। भगत सिंह बजाते खुद अपने खुद उनके जो आइडल थे करतार सिंह सराभा और मदन लाल ढींगरा, उसके बारे में उन्होंने लिखा। करतार सिंह सराभा की एक छोटी फोटो और जलियांवाले बाग की खून से सदी हुई मिट्टी अपने साथ शीशी में रखते थे। अगर भगत सिंह को ऐसे मोटिवेशन की जरूरत थी, तो क्या आज के नौजवान को इस बात की जरूरत नहीं है कि कैसे वो भगत सिंह को नौजवान को ये मोटिवेशन के लिए मैं ये समझता हूँ कि फूल माला चढ़ाने से बजाय अगर हम अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार किसी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके लिए दे सकते हैं, तो क्या हम भगत सिंह के लिखे हुए, उन्होंने इतना कुछ लिख के छोड़ा है। भगत सिंह इसीलिए एक अलग तरह के रेवोल्यूशनरी हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को शब्दों में बदल के कागज के ऊपर निकाला, लिखा है। उन्होंने इतना कुछ छोड़ा है, यानी उस लेख को, उस सोच को प्रचारित करना चाहिए। मैं वापस आऊंगी आपके पास। सोमनाथ भारती, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बार ये शुभ है देश में कि चर्चा हो रही है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत के ऊपर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हम सबको समझनी है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो आज भी से अवशेष बचे हुए हैं, बगैर उनसे मुक्ति पाए, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन जहां के भगत सिंह के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर लिखे गए, आज भी हम उन्हीं अवशेषों के साथ देश को जोड़ते हैं। भारतीयता, इंडियननेस, हिंदुस्तानी, इन सब शब्दों के साथ आज भी खिलवाड़ उसी तरह से हो रहा जो तब हो रहा था। कुछ भी नहीं बदला है। अब मुझसे सुनना चाहते, कुछ भी नहीं बदला है। नहीं, वो तो हम सभी जानते हैं। सोमनाथ भारती, सुन रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इनफैक्ट कांग्रेस तो बहुत समय ले लिया सियासत इस पर नहीं करे सोमनाथ भारती, हम इस पर सियासत में ना ही पड़े तो अच्छा है। किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, आप अपनी बात कीजिए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप अब स्कूलों में लिटरेचर पढ़ाएंगे, स्कूलों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में लोगों को, बच्चों को बताया जाएगा। और यही बात चुनौन जी भी कह रहे हैं कि जो भी लेख लिखे हैं भगत सिंह ने, क्यों नहीं उसको प्रचारित किया जाता? भारत के प्रधानमंत्री वहां गए तो शुभ है, लेकिन मैं चाहूंगा उसमें राजनीति ना करें,
असली में भगत सिंह जी की जीवनी को, उनके मूल्यों को, उनके साहित्य को भारत के नौजवानों के पास पल पल क्षण क्षण पहुंचाया जाए, जी तब ठीक है। जाकर के देश में आजादी की बिगुल वापस लौटती हूँ आपके पास। पीयूष, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये लोग बीच में बोलेंगे ना, ये लोग अगर कहेंगे कि हम इस पर इल्जाम लगाएं, उस पर इल्जाम लगाएं, तो ये होगी सियासत। इनको बोलने का हक नहीं है। मेरे को बोलने का बाकायदा हक है। मेरी जेब से पैसा निकलता है टैक्स का, मेरी जेब से पैसा निकलता है टैक्स का। मैं टैक्स पे ही हूं। मैं मुल्क के लिए बहुत काम कर चुका हूं। मेरे बच्चे हैं, उनको मैं बोलता हूं कि लाल बत्ती देकर सड़क पार नहीं करनी चाहिए, लड़कियों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बाकायदा सब। ये मुझे इल्जाम लगाने का हक है, मुझे, क्योंकि मुझसे पैसे लिए जा रहे हैं और मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो मुझे इल्जाम लगाने का हक है। एक एक आईना पकड़ा दीजिए इन लोगों के हाथ में, देखें उसको और बोलें, फिर बोले कि ये कोई सज्जन बोल रहे थे कि बड़ा हमने प्रोग्रेस किया 50 साल में, 60 साल में। एक बार देखकर बोलें कि प्रोग्रेस किया है कि नहीं। दैट्स ऑल, ओवर एंड। जयवीर शेरगिल, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? क्योंकि देखिए, सियासतदानों से उम्मीदें नहीं है, आम जनता जानती है, किसी को उम्मीद नहीं सियासतदानों से। और एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि क्यों नहीं अभी तक भगत सिंह की राइटिंग्स को प्रचारित किया गया। दो बातें कहूँगा। सबसे पहले मैं जिस तरह हम श्रद्धांजलि, तौर तरीका और जिससे हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि किस तरह आज़ादी की लड़ाई वो बदलना पड़ेगा। कि केवल एक हिस्ट्री बुक में, आप भी स्कूल गई हैं, मैं भी गया हूँ, हिस्ट्री बुक में अगर उनको एक सिर्फ चैप्टर की तरह पढ़ाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम जो डिराइव करना चाहते हैं उनकी शिक्षा नहीं पाए। अगर आप स्वच्छ भारत की बात करें, उनको जितना हम साइंस पे जोर डालते हैं, क्लीनलीनेस का चैप्टर होना चाहिए। भगत सिंह ने अगर कम्युनल वायलेंस के बारे में लिखा है, भाईचारे के बारे रियल प्रैक्टिकल लेसन्स देने चाहिए। केवल ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह के जाए। अगर बच्चा आपके घर में कुछ गिरा रहा है उसको तभी टोकना चाहिए। अगर हम सबसे पहले पिछली अपनी जो नाली होती है वहां गंद गिरा देते हैं, आप लोग भी कर सकते थे अभी तक। सुनिए, आज 30 साल पहले राजीव गांधी गए, उसके बाद किसी को याद ही नहीं आई वहां पर जाने की। नहीं, फैक्चुअली अगर आप देखिए 2008 में राहुल जी भी गए थे। उसके बाद देखिए, आज वो दिन नहीं है, मैं उस बात में पढ़ना भी नहीं चाहता कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया। और जो सज्जन हमारे पीयूष जी बोल रहे हैं कि इनको आईना दिखाइए, पीयूष जी मैं आपको बता दूं, मैं 30 साल का हूं, ना ही मेरा सरकारी ओहदा है, ना मैं कहीं का MP हूं, ना कहीं का MLA हूं, वकील हूं, काम करता हूं। तो सिर्फ आपका हक नहीं है आज देश में कि बहुत सब कुछ खराब है तो राजनेता बुरे हैं। हम सबको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। मैं अपने बारे भी कहता हूं, अपने घर से सफाई शुरू करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा देश अच्छी तरह बदले तो हम सबको एकजुट होकर उसको बदलना पड़ेगा। एक दूर से आज भी उंगली एक चैनल पे आप उठा रहे हैं, मैं सोमनाथ जी पे कहूंगा, सोमनाथ जी किसी और को बोलेंगे। आप ये छोड़िए, ये देखिए आप निकलेंगे और बदलेंगे कैसे। आप बोल रहे हैं गोली मारिए, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर देश में अगर हर कोई ये सोच के वाले 60 साल में जहां पहुंचे हैं वहां भी ना पहुंच पाते। मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं? हाँ, ये बात इन्होंने अच्छी कही है कि आपके जो कुछ भी पूरा जिस तरीके से भगत सिंह को दबाया गया, साहित्य पूरा का पूरा दबाया गया, उसकी जिंदगी के बारे में 8वीं कक्षा में पहली बार पढ़ा था कि भगत सिंह नाम का एक बंदा था। उसके बारे में ये पढ़ा सैंडर्स नाम के बंदे को गोली मार दी थी उसने। दैट्स ऑल क्लेम टू फेम। उसके बाद में असेंबली में उसने बम फेंक दिया था। इसके अलावा भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। कांग्रेस ने क्यों नहीं आने दिया, ये आज की तारीख में ये सवाल उठाना उचित नहीं है। अरे आ चुका होना चाहिए था भाई। अभी तक सैकड़ों रैली निकल चुकी। जब वो मरा था उस दिन सैकड़ों रैली निकलनी चाहिए। आज के दिन में क्यों नहीं निकली? तो अभी अगर नहीं हुआ आज तक, तो आज ये करना चाहिए। आज रेजिम बदली है, चलिए हम इतनी उम्मीद करें इस रेजिम से कि कम से कम ये सारी की सारी चीजें, इनके बारे में जितने पत्र इन्होंने लिखे हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री तफसील से ये कम से कम सामने लाने की कोशिश करें। जिससे कि भगत सिंह को इतना तो जाना गया कि हाँ भाई एक स्वतंत्र सेनानी था। नहीं, भगत सिंह बहुत बड़ी चीज था, बहुत ज्यादा बड़ी चीज था। 23 साल 5 महीने 26 दिन, मैडम 23 साल 5 महीने 26 दिन कितना टाइम होता है? इतने से उम्र में वो बंदा ना केवल लिख के चला गया था, बोलकर नहीं लिख के चला गया। पीयूष जी एक मिनट आपको टोकना चाहूंगा, मुझे माफी दीजिए। रैलियां इस देश में टोकना चाहूंगा, माफी दीजिए, टोक रहा हूं आपको। रैलियां इस देश में बहुत निकलती हैं, हिस्ट्री की किताबों में बहुत लिखा जाता है। आप जो शिक्षा है इस देश को और हम जैसे युवाओं और आपको सीखनी है, इस देश को सफाई कैसे करें, हिंदू मुसलमान का भेदभाव छोड़ के बच्चों को सिखाया जाए आप इंडियन कैसे हैं।
स्कूल में उनको सिखाया जाए, अपने अपनी जो उनके जो सपने उनको पूरा करने के लिए उनको शिक्षा दी जाए। जो नई जो ये फीमेल फीटिसाइड होता है, इसको रैलियां, झंडे, धरने, फूल चढ़ाने, ये बहुत हो चुका है। आज हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत है उनके सिद्धांतों पे अमल करने की। एक मिनट, आप बार बार रैलियां, फूल, मैं बहुत नहीं, कहा नहीं, आज जो पल्स है, आज पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है। मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, नहीं, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से आप ही तो कह रहे बार बार पढ़ाया जाए, रैलियां की जाए। अरे बार बार कब बोला? राइट, एक ही बार बोला रैली, मैंने, आपने गलत सुन लिया होगा। मैं कह रहा हूं प्रभात फेरियां जैसे निकलती है, बच्चों को मालूम हो कि आज क्यों प्रभात फेरी है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। आज क्यों प्रभात फेरी है? कि आज भगत सिंह मरे थे। जानना चाहेगा क्यों मरे थे, क्या हुआ था, कौन बंदा था, तब आप बताएंगे। उसमें रैली का मतलब ये हो गया। प्रभात फेरियां निकाल लें, 15 अगस्त जैसे, 26 जनवरी जैसे निकलती है, ऐसी प्रभात फेरियां निकाल लें। जी, मैं कह रहा हूं, हमें उनके सिद्धांत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके सिद्धांत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्वीकार करने पड़ेंगे, तब आके होगा परिवर्तन, तब होगा परिवर्तन। अभी तक तो किए नहीं, अपने बच्चों को स्कूल। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, स्वच्छ भारत का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, पीयूष जी, स्वच्छ भारत का, स्वच्छ भारत का आपको उदाहरण देता हूँ, स्वच्छ भारत का उदाहरण देता हूं। बेशक कांग्रेस ने पहले निर्मल अभियान चलाया, अब बीजेपी आ गई, उसका नाम स्वच्छ भारत हो गया। कांग्रेस ने कोई अभियान, बीजेपी कोई, आम आदमी पार्टी के अभियान, पर जब तक मैं और आप उस अभियान पे अमल नहीं करेंगे, अपने घर में कूड़ा फेंकना नहीं कम करेंगे, तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार जो मर्जी करती रहे। अब ये डिक्टेटर मुल्क तो नहीं है, आप एक पेपर फेंकेंगे आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसा तो इस मुल्क में होगा नहीं। तो जब तक हम अपने पे अमल नहीं करेंगे, सरकार नीति लाएगी, पॉलिसी लाएगी, पर आप करेंगे नाली गंदी है, नहीं, सरकार की गलती है। पर अगर हम क्या कर रहे हैं उसकी सफाई के लिए, क्या हमने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया? क्या हमने रेड लाइट पे वो सिपाही जो भी पुलिस वाला है, आपको कैसे मालूम कि मैं ये काम करना शुरू नहीं कर चुका? आपको कैसे मालूम कि ऑलरेडी करना शुरू नहीं कर चुका? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, आज सवाल आपको और मेरा नहीं है। ठीक है पीयूष जी, मैं माफी चाहता हूँ। जयवीर जी, अब मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरे को एक ब्रेक लेना है, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष जी, जयवीर जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं। धरती मां धिक्कार रही थी, रो रो कर चित्कार रही थी, वीर पुत्र कब पैदा होंगे, जंजीरों को कब तोड़ेंगे, पराधीन की कड़ियां तोड़ो, नदियों की धारा को मोड़ो, कोना कोना भारत जोड़ो, हाथ उठे जो ध्वंस मरोड़ो, सिंहनाद सा गुंजन करने, तूफानों में कश्ती खेने, वह अमर वीर कब आएगा, मुझको आजाद कराएगा, बहुत हुआ अब मर मर जीना, अनुसाल दास्ता की सहना, संभव वीर न भूपे लाना, तांडव शिव का याद दिलाना, बंगा लायलपुर जनपद में किशन विद्यावती के घर में ईशा सन 1907 सितंबर 27 की रात जन्म पुण्य आत्मा ने पाया, क्रांतिकारियों के घर आया, स्वतंत्रता के चिर सेनानी, कुटुंब की थी यही कहानी। सूर्य एक दमका था जग में, भारत माता के आंगन में, भाग्यवान बन आया था सिंह, दादी बोली नाम भगत सिंह। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। शहीदों को नमो नमन। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं शहीदों को नमन करने के लिए, और आज हुसैनीवाला प्रधानमंत्री ने पहुंचकर शहीदों को भी याद किया और उनकी कुर्बानियों को भी याद किया, और जो बात वो कहना चाहते थे उसको याद किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ याद करेंगे या फिर उसका प्रचार भी होगा? जो सोच थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, क्या हम उसका प्रचार कर पाए हैं अभी तक या नहीं? चर्चा जारी रहेगी इसी पर। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। सच ही तो है, करीब 85 बरस गुजर गए, लेकिन जंगे आजादी के इन 3 मतवालों की यादें धुंधली नहीं होने पाती। भगत सिंह,
सुखदेव और राजगुरु। वो 3 तिलंगे जिनके नाम भर से अंग्रेज हुक्मरान थर-थर कांपते थे। भगत सिंह का भय कितना रहता था, तय तो ये हुआ था कि 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी देनी थी, लेकिन घबराई हुई अंग्रेज सल्तनत ने एक दिन पहले ही सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, सारी परंपराओं को तोड़ करके चोरी छिपी से सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी। पंजाब के हुसैनीवाला की ये मिट्टी पवित्र है, पावन है। इस जमीन का जर्रा जर्रा उस शहादत की याद दिलाता है जिसकी बुनियाद में खून भी था, पसीना भी, चीख भी, चाहत भी, दीवानापन भी और आजादी की बेतरह ख्वाहिश भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला में शहीदों को नमन करने पहुंचे तो न मालूम क्यों 68 साल से आजादी की सांस लेते मुल्क को वो तराना फिर याद आ गया। हम न देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। आजादी के आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे शहीदों के फौलादी जज्बे की मिसालें कम ही हैं। हुसैनीवाला से लेकर जलियांवाला बाग तक वो हवा जाती है जो रोंगटे खड़े कर देती है, जिनकी बदौलत हमारा आज और हमारा कल दोनों उम्मीद से रोशन है। वो ये शहीद ही हैं। आज प्रधानमंत्री ने शहीदों को नमन कर उस आजादी की कीमत की याद एक बार फिर दिलाई है, जिसे न सिर्फ संभाल कर रखना होगा बल्कि आजादी के उन मतवालों के बेहतर मुल्क के सपने को भी आगे बढ़ाना होगा। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। तो आज शहीदों को नमो नमन हुआ। और इसके बाद आपको बता दें अभी का फिलहाल जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री स्वर्ण मंदिर पहुंच चुके हैं। वहां पर माथा टेकने के बाद इसके बाद प्रधानमंत्री वापस रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो आज शहीदों को नमन करने के लिए पहले हुसैनीवाला पहुंचे, जलियांवाला बाग, फिर हुसैनीवाला और उसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरबार साहब की, हरिमंदिर साहब जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मत्था टेकने के लिए। और इस दौरान हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए, लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अलग से एक खास बात है स्वर्ण मंदिर की। अगर कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए बिल्कुल अलग से लाइन नहीं लगाई जाती, उसको भी आम जनता के साथ ही उसी कतार में खड़े होकर अंदर दर्शन करने पड़ते हैं। आम लोग हैं वहाँ पर, हटाया नहीं गया है, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा रास्ता ज़रूर क्लियर किया गया है ताकि वो जल्द दर्शन करें और उसके बाद जाएँ। तो ये हरिमंदिर साहब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम लोग जो कि अंदर पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें श्री हरिमंदिर साहब अमृतसर से, बिल्कुल वही रास्ता जो आम लोगों के लिए होता है, आम श्रद्धालुओं के लिए होता है, जिस रास्ते से आम श्रद्धालु जाते हैं, दर्शनी ड्यूटी इसको कहा जाता है, वहां से होते हुए अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहरहाल ये खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज शहीदों को याद किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई उनकी कुर्बानी देश के काम आई? हम आज़ाद हो गए, लेकिन क्या वाकई हम आज़ाद हैं? आज ये सवाल हम खुद से पूछें और इसी सवाल पर हम चर्चा करें। फिर से परिचय करा देती हूँ, तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। जयनारायण व्यास जी बीजेपी की तरफ से हैं, पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा जयनारायण जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। जयवीर शेरगिल हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और रिटायर्ड मेजर जनरल शिवन सिंह है जो कि भगत सिंह के नेफ्यू हैं, वो भी हमारे साथ हैं। एक बहुत अच्छी बात और अच्छा जिक्र यहाँ पर मेजर जनरल शिवन सिंह ने किया था कि किस तरीके से हम उनकी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर वो सोच थी जो
23 साल के उस नौजवान ने बहुत सारी चीजें लिखी, अपनी सोच को एक कलम के जरिए उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन क्या वाकई हम उन चीजों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं या नहीं, और उसे किस तरीके से पहुंचाया जाएगा आगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीयूष जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। एक सजेशन यहाँ पर दिया, हालांकि अभी तक हुआ नहीं ऐसा कुछ भी, आपको उम्मीद है कि क्यों नहीं हम उन राइटिंग्स को दुनिया के सामने लेकर आते? राइटिंग्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, मतलब जो भी चीज छुपाई गई है उनके बारे में। 2 किताबें थी उनकी, जिन अंग्रेजों पर इल्जाम लगता है कि जब उन्होंने जेल में थे तब उनकी 2 किताबें या 3 किताबें वो लोग ले गए थे वहां पर, वो दे वर नॉट रिटर्न। तो वेदर दे वर डिस्ट्रॉयड और नॉट, वो भी पता लगाना चाहिए। जो भी चीज उनके बारे में है, देखिए कमांडर चे के बारे में हर चीज जानते हैं उनके मुल्क के लोग, कमांडर चे कौन थे कौन नहीं, हर चीज जानते हैं। हम खाली ये जानते हैं कि कहां पैदा हुए, क्या पिताजी का नाम था। इसके बीच में इतनी जबरदस्त जिंदगी रही है उनकी, इतनी विस्फोटक जिंदगी रही है कि उसके बारे में इतनी सारी बातें जानना, और ये स्कूल स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, हम लोगों को ही नहीं। इसकी बुनियाद वहां पढ़नी चाहिए जिससे कि बड़े होते होते वो पुख्ता हो जाए। जरा 8वीं कक्षा में इसकी बुनियाद पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जयवीर आप ही के पास आना चाहूंगी। ये बताएं कि 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, इसके अलावा भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को पूरा देश हर दिन याद करता है, लेकिन क्यों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए सिर्फ 23 मार्च? क्यों नहीं पूरा साल? क्यों नहीं बार बार वहां पर जाया जाता? मेला सिर्फ एक ही दिन क्यों लगे, बार बार क्यों नहीं लगे? क्यों नहीं वहां पर एक बड़े म्यूजियम या फिर लाइब्रेरीज, इस तरह की चीजें क्यों नहीं बनाई गई अभी तक? नवजोत, देखिए, मैं अगर एक कंपैरिजन की लड़ाई में महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, भगत सिंह जी के लिए क्या क्या, देखिए मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत, जो अगर सिर्फ यादगार है कि अगर एक मूर्त बनाने की बात है, अगर आप पंजाब में चाहिए, एक वहाँ शहर है फिलौर, मुझे पता नहीं आपको मालूम है, वहाँ महाराजा नहीं, मैं भी पंजाब से हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कस्बों गांव को। अगर आप खड़खड़ कलां, बहुत अच्छी बात है, अगर आप खड़खड़ कलां चली जाएं, पर सब बात घूम फिर के यहीं आ जाती है कि चाहे आप कितनी मूर्त बना लीजिए। अब बात हो रही है 3000 करोड़ खर्चने की सरदार पटेल की बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए, पर सब बात आ जाएगी, क्या उन पे सिर्फ धूल जमेगी? क्या सिर्फ याद करना काफी है? कि हम सबको उनके असूलों, उनके सिद्धांतों को, और जिस शिद्दत और सरफरोशी से यही तो मेरा सवाल है आपसे, आप ये बात मान रहे हैं, आप मेरा ही सवाल दोहरा रहे हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा ही सवाल आप दोहरा रहे हैं, आप ये बात मान भी रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 2 ही दिन याद किया जाए। अच्छी बात है, उनको सारा साल याद किया जाता है, लेकिन बाकियों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। नवजोत जी, मैं कह रहा हूं यादगार का तरीका बदला जाए, सबको याद किया जाए, पर उस यादगार का तरीका बदला जाए, उस यादगार को हम स्वीकार करके बदला जाए। उस सिर्फ यादगार दिन 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 23 मार्च, वो पीयूष जी ने शुरू में बहुत सही कहा था, सिर्फ अगले साल फिर 23 मार्च आएगी, अगले साल फिर 2 अक्टूबर आएगा, पर उस यादगार का तरीका बदलिए, तभी उस यादगार का कोई महत्व रहेगा। नहीं तो ये दिन और एक और छुट्टी बन के रह जाएगी, कैलेंडर में 2 तरीके और डाल देते हैं। तो सोमनाथ भारती, सियासत से परे होकर आज वाकई मैं तारीफ करूंगी कि आपने कहा है कि हम वो शिक्षाएं जो हैं वो शुरुआत करेंगे, हम कम से कम दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को ये चीजें पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यशवंत सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप उनकी टीचिंग्स को लेकर आइए, उनकी किताबों को लेकर आइए, उस सोच को बच्चों के अंदर डेवलप कीजिए। नवजोत, एक मोर फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कांग्रेस का तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, कांग्रेस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था भगत सिंह जी के टीचिंग्स को बाहर लाने में। छोड़ दीजिए, लेकिन पीछे ले जाएंगे, हम आगे देखेंगे। मुझे एक सेकंड, मैं अपनी बात रख लूं। लेकिन देश, क्या भारत सरकार आज भी शहीद भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करने को तैयार है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां पे तैयार है। दिल्ली में आपकी सरकार है, आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, आप बताइए। उसके लिए दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड में बता दूं, सबसे बड़ी बात, क्या पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भगत सिंह की मूर्ति लगाने को तैयार है? क्या भगत सिंह जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान देने को तैयार है? भारत रत्न देने को तैयार है क्या? एक सेकंड, मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, पहले सबसे पहले जो वैचारिक मतभेद था कांग्रेस के नेताओं और भगत सिंह के बीच में, उसका वही कारण था कि भगत सिंह आज तक नौजवानों के सामने उस रूप में नहीं आए।
लेकिन भाजपा जिस तरह से मेरे ख्याल से हम सियासत नहीं कर रहे हैं। आप खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। शोन सिंह हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा आपके साथ जारी रखेंगे। शहीदों को नमो नमन। मेरे साथ स्टूडियो में शोन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि रिश्तेदार हैं भगत सिंह के। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब उम्मीद क्या बची है? ये सिर्फ 23 मार्च तक की उम्मीद है? नहीं, उम्मीद है, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, कोई वहाँ जलियांवाला गया है, और आज के दिन अन्ना साहब ने भी एक मूवमेंट शुरू करा है, तो इन सब लोगों ने अपने आप को भगत सिंह के नाम के साथ एसोसिएट करा है, इसलिए उम्मीद छोड़ने की कोई वजह नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जो ये बता रहे हैं उसके अलावा लोगों को ये बताना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे और उनको वो कैसे समझें। इसके लिए कम से कम वो जो कुछ चंद किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके भगत सिंह की पर्सनैलिटी को, डेवलपमेंट को, एक्शंस को और थिंकिंग को एनालाइज करके किताबें लिखी हैं, मैं ख़ास तौर से 4 किताबों का यहाँ नाम लेना चाहूँगा। एक तो खुद भगत सिंह का लिखा हुआ है सिलेक्टेड एसेज एंड राइटिंग्स, जिसको कि समाजवादी साहित्य सदन ने प्रोड्यूस करा है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं इसका। ये समाजवादी साहित्य सदन अलग सदन है। इन्होंने वो किताब छापी है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो कि इजीली अवेलेबल है गोल मार्केट के पास, लोग इसे पढ़ें। बाकी किताबों का भी नाम ले दीजिए। बाकी किताब है, उसके बाद है भगत सिंह की जेल डायरी, जो कि उन्होंने खुद कई सारी किताबें पढ़ने के बाद अपने इम्प्रेशंस जेल डायरी में लिखे हैं, उनको लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद 3 किताबें हैं। एक है पॉलिटिकल ट्रायल ऑफ भगत सिंह बाय एडवोकेट एजी नूरानी। उसमें उन्होंने पूरा एनालाइज करा है उनके पॉलिटिकल कैरियर को, और इस किताब में ख़ास तौर से उन्होंने 2 दिन की पूरी स्पीच जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इन फेवर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज पार्लियामेंट के अंदर बोला, उस समय असेंबली के अंदर जल्दी से बाकी 2 किताबें भी दूसरी किताब, उसके बाद तीसरी किताब है द मार्टर्स बाय कुलदीप नैयर, और उसके बाद है जो सबसे अच्छी किताब है वो है टू मेक डेफ हियर आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ भगत सिंह बाय प्रोफेसर इरफान हबीब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। जरूरी है उस सोच को लोगों तक पहुँचाने की, उस लेख को लोगों तक पहुँचाने की। फिलहाल इतना ही, ब्रेक के लिए रुकेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे